Good morning, class. Today in cloud computing lecture, we are going to study about big data and Hadoop, right? Lastly, we have discussed about the different storage policies that we use in cloud computing. Now we are discussing big data and Hadoop to understand the distributed programming paradigm in cloud computing. Okay. My name is Archana Dubey. So let's start the topic. These are the points that we are going to discuss in today's lecture. So what is big data? Most important question. Characteristics of big data, introduction to Hadoop, Hadoop ecosystem, Hadoop architectures, use cases of Hadoop, and advantage and limitations of Hadoop. Okay. So today these are the points that we are going to discuss in our presentation, right? So before getting into the topic, let's us understand about the data. Okay, so whenever we think about data or we learn about data, there are two important terms that are associated with the data. Okay, the first one is what? Storage. Means whenever you have a data, you need some place to store that data. Okay, and the second one is processing. Means how you are going to store that data into the storage device. Okay, for storage you have storage devices, and for processing you have CPUs और processor ultimately. ठीक है, तो एक जनरल सेंस में हम ये समझ सकते हैं कि जब भी हम डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो हमारे पास होता है कुछ इक्विपमेंट या हमारे पास कुछ कंटेनर होगा जिसके अंदर हम उस डेटा को फिल करेंगे, और हमारे पास कुछ प्रोसेसिंग यूनिट होगी जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, उस डेटा को उस कंटेनर के अंदर स्टोर करवाएंगे. ओके, तो ट्रेडिशनली जब इन इनिशियल डेज ऑफ द टेक्नोलॉजी, जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही थी, तो हमारे पास जो डेटा था वो बहुत लिमिटेड डेटा था. ठीक है, जो भी हमारे पास डेटा अवेलेबल था वो बहुत लिमिटेड डेटा था, और डेटा जो था वो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में था. मतलब हमारे पास जनरली जो डेटा होता था वो एक स्ट्रक्चर डेटा होता था, और इस स्ट्रक्चर डेटा को हम क्या करते थे, रोज और कॉलम्स में ले जाकर स्टोर करवा देते थे. ठीक है, पर क्या हुआ, बाय द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी वैसे वैसे डेटा का फॉर्म क्या हुआ, चेंज हुआ. ठीक है, पहले डेटा हम रोज और कॉलम्स में स्टोर करते थे. हमारे पास अगर हम स्टूडेंट लिस्ट की बात करें तो स्टूडेंट का नाम है, उसका रोल नंबर है और उसके मार्क्स है. बट आज जब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, और इन टूडेज टाइम व्हाट वी आर डूइंग, वी आर नॉट ओनली शेयरिंग द डेटा इन रोज एंड कॉलम्स फॉर्मेट, बट ऑल्सो व्हाट वी आर शेयरिंग, हम बच्चे के नाम और रोल नंबर के साथ साथ उसकी एक फोटोग्राफ भी सेंड कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं कि उसके जो डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स सपोज उसका 10th-12th का मार्कशीट है, और उसका आधार कार्ड है, या उसका पैन कार्ड है, या जो भी XYZ चीज़ें हैं, हम उनके इमेजेस को भी अपलोड कर रहे हैं. मतलब हमारे पास डेटा हो गया, इमेज के फॉर्म में भी आ गया है, और क्या करते हैं हम लोग, PDF के फॉर्म में भी डेटा रख रहे हैं. मतलब टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशंस के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हम डेटा यूज कर रहे थे, जो स्ट्रक्चर्ड डेटा था, जो रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा था, अब वो डेटा क्या हो रहा है, हमारा चेंज होता जा रहा है. ठीक है, इसी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए, क्योंकि एक तरह का डेटा है तो उसको एक तरह के डिवाइस के अंदर जाकर स्टोर कर सकते हैं, पर अलग अलग तरह का डेटा है तो उसको स्टोर करने के लिए हमें प्रोसेसिंग पावर भी डिफरेंट टाइप की चाहिए होगी. हमें जो कंटेनर्स की रिक्वायरमेंट है वो कंटेनर्स भी हमें डिफरेंट टाइप के चाहिए होंगे. तो इन सारी चीज़ों को डील करने के लिए, और टेक्नोलॉजी के एवोल्यूशन के साथ साथ जैसे जैसे डेटा का फॉर्म चेंज हो रहा है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर का फॉर्म चेंज हो रहा है, तो उस फॉर्म को के साथ डील करने के लिए, उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं, बिग डेटा एंड हडूप. सॉरी. सो अगर हम डेफिनेशन से पढ़ें तो क्या है, मासिव वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा. तो बिग डेटा को क्या करते हैं कि हमारे पास बहुत सारा डेटा है जो स्ट्रक्चर्ड भी है, जैसा कि मैंने बताया रोज और कॉलम्स के फॉर्म में है, टेक्स्ट हमारे पास डेटा है, और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी है, जिसमें मैंने बताया कि आपके पास इमेजेस है. ठीक है, और अगर हम इंस्टाग्राम और फेसबुक की बात करें जो बहुत ही पॉपुलर हो गया है नाउ डेज, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उस पर वीडियोज अपलोड कर रहे हैं जो हम कंटिन्यू स्क्रॉल कर रहे हैं, हम मल्टीपल रील्स डाल रहे हैं, राइट. तो वीडियोस के फॉर्म में हमारे पास डेटा है, हमारे पास ऑडियो फाइल्स के फॉर्म में डेटा है. तो ये जो डेटा है वीडियोस में, इमेजेस में, म्यूजिक की फाइल में, ठीक है, ये सारा हमारा कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है. ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो डेटा है हमारे पास, उसका जो मैसिव वॉल्यूम है, पहले अगर बात की जाए 2000
तक की तो हमारे पास सिर्फ फेसबुक था जिसके ऊपर लिमिटेड चीजें हम पोस्ट करते थे, पर आज क्या है, एक ही जगह के एक ही इवेंट के लिए हर एक इंसान क्या करेगा, ही इज गोइंग टू पोस्ट द सेम रील ऑन फेसबुक और द सेम रील ऑन यूट्यूब और सेम रील ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मतलब डेटा एक है पर हमने उसको जगह 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 क्या कर रखा है, स्टोर करवा रखा है। तो मतलब हमारे पास डेटा का अमाउंट भी क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। फेसबुक के पास डेटा का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है, इंस्टाग्राम के पास, बिकॉज दे आर गोइंग टू स्टोर देयर सेम डेटा ऑन देयर क्लाउड, राइट। तो यही हमारा क्या है, स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है जिसका बहुत बड़ा अमाउंट है। इसी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को हम क्या कहते हैं, बिग डेटा, ओके। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इट इज टू लार्ज फॉर ट्रेडिशनल डेटाबेसेस टू हैंडल। जो हमने प्रीवियसली एसक्यूएल पढ़ा है या जो हमने दूसरे डेटाबेसेस पढ़े हैं, ओरेकल पढ़ा है, तो इस तरह का डेटा हम अपने ट्रेडिशनल डेटाबेस के अंदर स्टोर कर पाए, इसके लिए ये क्या है, बहुत बड़ा है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, राइट। जो पहले आपके पास डेटा होता था 1 GB 2 GB 3 GB, आज एक सिंगल पर्सन के पास 1 TB 2 TB 3 TB डेटा स्ट्रक्चर, आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ क्लिक करते जा रहे हैं, वो आपके गूगल क्लाउड के ऊपर जाकर सेव होती जा रही है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। तो ये जो डेटा है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है टू प्रोसेस बाय अ ट्रेडिशनल डेटाबेस, राइट। अभी इस मैंने बताया सोर्सेज कहाँ कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास इस डेटा का, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे आप डाल रहे हो, ठीक है। सेंसर, लॉग्स, आप जगह जगह अपने लॉग्स करते हो, आप ट्रांजैक्शन करते हो, उसमें अपनी ईमेल डिटेल सारी फिल करते हो। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, इस अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को ले रहे हैं, ठीक है। अभी आगे बात करते हैं, क्या बिग डेटा को डिफाइन करने की वॉल्यूम एक सिंगल पैरामीटर है? नहीं, नहीं है। बिग डेटा को जब भी हमें डिफाइन करना होता है तो हम केवल वॉल्यूम की बात नहीं करते, यानी कि हम सिर्फ अमाउंट की बात नहीं कर रहे हैं। जब भी हम बिग डेटा को डिफाइन करते हैं तो हम 5 चीजों को लेकर चलते हैं, राइट। हमारे पास देयर आर 5 वीज टू डिफाइन बिग डेटा, ओके। द फर्स्ट वन इज वॉल्यूम। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, मतलब 1 GB 2 GB 3 GB की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात करें 1 TB 2 TB 3 TB 50 TB, इस तरह के डेटा की हम बात करें। तो फर्स्ट वी इज वॉल्यूम। सेकेंड हमारे पास वेलोसिटी, मतलब कि स्पीड ऑफ डेटा। वेलोसिटी क्या बात कर रही है यहाँ पर, द वेलोसिटी इज टेलिंग अस अबाउट द स्पीड ऑफ डेटा इन विच द डेटा इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सोर्स टू अनदर। Speed when you are matlab continuously when you are going to some place to visit, you're continuously clicking the photographs and uploading it to your Google Cloud or your on YouTube or Instagram, right? So velocity, the speed of data transition is also very very huge, right? Okay, then next is variety. So third way is variety. What is variety? Variety, as I said, ki variety means different type of data. Here we are not only talking about the text data, not email, but also about images, photographs. Images and photographs are the same. Videos, audios, and all those. ठीक है? Next is veracity. Veracity is what? Veracity is all about the uncertainty of data. So how can you understand the uncertainty of data? So let us take an example, right? See, I am sending someone a message that WhatsApp, ठीक है? Hey WhatsApp. So I am writing it as WhatsApp, ठीक है? Some other guy is writing it as WhatsApp, ठीक है? Some other guy is writing. So this is what uncertainty. We all are saying the same thing, but we are writing it into some other manners, ठीक है? different manners में हम क्या कर रहे हैं, सेम ही चीज को हम लिख रहे हैं। तो ये होती है uncertainty. So the data has to identify कि if you are misspelling or if you are not spelling it properly, then also it will find you the correct file or correct video to watch, right? तो यहाँ पर हम इस चीज को हम किस कैटेगरी में लेके आते हैं, वेरासिटी में। मतलब कि हमारा डेटा या तो इनकम्प्लीट है या हमने उसकी इंफॉर्मेशन जो है वो हमने उसको मिस स्पेल किया हुआ है, या जो हमने फाइल अपलोड करी थी हो सकता है उसका कुछ पार्ट मिसिंग है।
तो ये हमारा क्या होगा, veracity of data. Next and the fifth point is value. So value stands for the reduction value of the data, because what we are going to do, we are going to upload that huge amount of data, right, कि 1 TB or 2 TB data we are going to upload it over the clouds, ठीक है. बट उस क्लाउड पे हम जाके उस पूरे 3 TB डेटा को एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स की रिक्वायरमेंट होगी. तो हर एक पर्सन के पास इट इज़ नॉट पॉसिबल टू अपलोड और टू हैव दैट अमाउंट ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट. सो व्हाट वी डू, वी रिड्यूस द डेटा, ठीक है, हम डेटा को रिड्यूस कर देते हैं और देन व्हाट वी डू, देन वील अपलोड इट टू द क्लाउड. तो ये चीज़ होता है आपका वैल्यू, ठीक है. तो यही हमने 5 चीज़ें पढ़ी है. क्या पढ़ा है हमने? वॉल्यूम, जो कि मैंने पहले बताया, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा. वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ डेटा, ठीक है. वैरायटी मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा लाइक टेक्स्ट, वीडियो एक्सेट्रा. वेरासिटी मतलब अनसर्टेनिटी, जो मैंने अभी बताया आपको, ठीक है. और वैल्यू मतलब एक्सट्रैक्टिंग द यूजफुल इनसाइट्स. वही मैंने कहा ना, रिडक्शन वैल्यू, कि हमारे पास जो पूरा डेटा है उसमें से हम क्या करें, जो यूजफुल अमाउंट है उसको निकाल रहे हैं, जिससे कि हम क्या कर सके, पूरे रिमेनिंग डेटा को आइडेंटिफाई कर सके, ठीक है. नेक्स्ट, अभी हम बात कर रहे हैं कि हमने पढ़ लिया बिग डेटा को, ठीक है. अब इस बिग डेटा से डील करने के लिए जो माइक काफ्रेल थे साइंटिस्ट, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हमारे पास फ्यूचर में डेटा जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा हो जाएगा. तो इस डेटा को हम कैसे स्टोर कर पाएंगे, कैसे डील कर पाएंगे इस चीज़ के लिए. तो माइक काफ्रेल ने 2008 के अंदर क्या किया, हडूप को इन्वेंट किया, ठीक है. उन्होंने हडूप को इन्वेंट किया. हडूप एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जो इस अमाउंट ऑफ डेटा के साथ क्या कर सके, डील कर सके, ठीक है. और 2010 में उन्होंने इसको याहू को दिया. बाद में याहू ने क्या किया, मार्केट में हडूप करके ओपन सोर्स फ्रेमवर्क के उसमें लॉन्च कर दिया मार्केट में, राइट. ये थोड़ा हिस्ट्री है इसका. अभी बात करते हैं कि हडूप एक्चुअली होता क्या है, ठीक है. अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी हम डेटा की बात करते हैं तो हम डेटा में दो चीज़ों की बात करते हैं. पहली हम बात करते हैं स्टोरेज की और दूसरी हम बात करते हैं प्रोसेसिंग की. तो हडूप ने क्या किया कि स्टोरेज के लिए एक सिंगल चूज करने की बजाय इसने क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज को चूज किया, ठीक है. कि हडूप क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज टेक्नोलॉजी को यूज करता है डेटा को स्टोर करवाने के लिए. और प्रोसेसिंग के लिए एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट की बजाय उसने क्या किया, मल्टीपल प्रोसेसिंग यूनिट्स को यूज करके अब क्या किया कि पैरेलल प्रोसेसिंग के थ्रू डेटा को स्टोर या अपलोड करवाना शुरू किया, ठीक है. तो हडूप के अंदर स्टोरेज के लिए क्या सॉल्यूशन दिया गया कि डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा स्टोरेज यूज किया गया. और प्रोसेसिंग के लिए क्या सॉल्यूशन मिला कि हम लोग पैरेलल प्रोसेसिंग को यूज कर रहे हैं. अभी देखते हैं हडूप क्या होता है. हडूप इज अ ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बाय अपाचे, ठीक है. 2016 में अपाचे ने इसको ओपन फ्रेमवर्क इसमें लॉन्च करा मार्केट में, ठीक है. जो क्या करता है, स्टोर एंड प्रोसेसेस बिग डेटा. जो क्या करता है, स्टोर करता है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, ठीक है. और प्रोसेस कैसे करता है, बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग, ठीक है. तो स्टोर और प्रोसेस करता है किसको, बिग डेटा को, राइट. इट इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज एंड पैरेलल प्रोसेसिंग एज आई सेड अर्लियर, ठीक है. अब हडूप में जो हमें पढ़ना है सिलेबस के अंदर अभी, वो हमें ये दो चीजें पढ़नी है. पहला हमको पढ़ना है HDFS, हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम. और दूसरा हमें पढ़ना है मैप रिड्यूस, ठीक है, जो हमारा प्रोसेसिंग इंजन होता है. सॉरी. हडूप इकोसिस्टम के अंदर ये 5-6 चीज़ें होती हैं बेसिकली जिनको हमें पढ़ना होता है. पहला होता है SDFS, जिसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, स्टोरेज के लिए काम करता है, ठीक है. नेक्स्ट है आपका मैप रिड्यूस, जो प्रोसेसिंग लेयर है, प्रोसेसिंग के लिए काम में आता है. थर्ड होता है आपका यान, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है. वी हैव समथिंग, हाँ, वी हैव प्रोसेसिंग यूनिट टू प्रोसेस समथिंग, और हमारे पास स्टोरेज के लिए कंटेनर्स भी है. पर क्या प्रोटोकॉल यूज होंगे जिसके थ्रू हम कैसे वो जाएगा, डेटा स्टोर होगा, कौन रिक्वेस्ट करेगा, कौन उसको एक्सेस करेगा, ठीक है. उसके लिए हमारे पास प्रोटोकॉल होता है यान. उसके बाद होता है हमारे पास हाइव, वेयर हाउसिंग के बारे में कि डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, कहाँ पर रैक क्या है, ठीक है. फिर पिक स्क्रिप्टिंग प्लेटफॉर्म होता है. फिर एच बेस, नोस्क्यूएल डेटा बेस होता है, स्कूप और फ्लम. ये कुछ
बेसिक चीजें होती हैं जो हडूप के बारे में हमें इकोसिस्टम में हमारे होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम एचडीएफएस आर्किटेक्चर के बारे में, ठीक है। अब एचडीएफएस आर्किटेक्चर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम होता है, राइट। हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंटेनर्स हैं, अलग अलग जगह पे अवेलेबल है, वहां पर जाके क्या करना है, हमें अपने डेटा को स्टोर करवाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब भी कोई एचडीएफएस क्लाइंट होता है, ठीक है, वो क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है अपने डेटा को अपलोड करवाने के लिए, अपने डेटा को रिट्रीव करने के लिए। किसको रिक्वेस्ट करता है, वो रिक्वेस्ट करता है किसको, मास्टर नोड को, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा हडूप का आर्किटेक्चर होता है उसमें 2 पॉइंट्स काम करते हैं, एक होता है हमारा मास्टर नोड और दूसरा होता है हमारा स्लेव नोड, ठीक है। मास्टर नोड को ही हम क्या कहते हैं, नेम नोड कहते हैं या रिसोर्स मैनेजर कहते हैं, और स्लेव नोड्स को हम क्या कहते हैं, डेटा नोड्स कहते हैं या फिर नोड मैनेजर्स कहते हैं, राइट। सो द मास्टर नोड इज द मेन और component of the HDFS distributed file system structure. So what the master node does, मास्टर नोड के पास इंफॉर्मेशन होती है सारे स्लेव नोड्स की, ठीक है। ये क्या करता है कि जो भी डेटा अमाउंट इसके पास आ रहा है या जो भी इसके पास डेटा आ रहा है उसको वो डिस्ट्रीब्यूटेड करवा देता है बिटवीन द डिफरेंट स्लेव नोड्स, राइट। ओके, सो अभी स्लेव नोड्स का क्या काम होता है, स्लेव नोड्स के पास एक्चुअल में लोकल डिस्क होती है या एक्चुअल में फिजिकल जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, स्लेव नोड्स के पास होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक आर्किटेक्चर है जिसमें क्या होता है, एचडीएफएस क्लाइंट होता है, वो मास्टर नोड को रिक्वेस्ट करेगा, मास्टर नोड क्या करता है, स्लेव नोड्स को जाता है, उनको डिफरेंट अमाउंट में डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड करवाता है, और ये स्लेव नोड्स क्या करते हैं, उनको लोकल डिस्क में स्टोर करवाते हैं, और जब रिट्रीव करना होता है तो वहां से फैच करके वापस कहाँ पहुंचाते हैं, मास्टर नोड के पास, ठीक है। अभी ये सारी बात होगी। अब ये तो एक आर्किटेक्चर है, अभी हमें ये देखना है कि एक्चुअली ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है। तो हमारा जो मास्टर नोड होता है वो क्या करता है, पहला काम ये करता है कि हम कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में डेटा जाके हमारा स्टोर हो रहा है, तो इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में जाने के लिए क्या चाहिए, हम लोगों को इस डेटा को डिवाइड करना पड़ेगा बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। तो मास्टर नोड क्या करता है, 128 MB के चंक्स क्रिएट करता है, हर एक डेटा एसोसिएटेड 128 MB के चंक्स को क्रिएट करता है। यही चंक्स होते हैं जो वो भेजता है डिफरेंट स्लेव नोड्स के पास, ठीक है। तो पहली चीज हमें क्या याद रखनी है इसके अंदर, कि जो हमारा मास्टर नोड होता है वो 128 MB के चंक्स क्रिएट कर सकता है। इसी से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है वो कितना बड़ा है, कितना ह्यूज डेटाबेस है, बिकॉज इन normal system the processing amount of data is about 5 KB 50 KB 30 KB और 80 KB 100 KB, पर यहाँ हम क्या बात करें, not 1 MB not 2 MB not 3 MB, we are talking about 128 MB of data chunks. So फर्स्ट काम होता है मास्टर नोड का कि ये क्या करता है, 128 MB चंक्स को क्रिएट करता है और इन चंक्स को भेजता है कहाँ पर, डिफरेंट स्लेव नोड्स के पास, ठीक है। फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क इज व्हाट, द मास्टर नोड इज आल्सो हैव अ कॉन्सेप्ट रैक अवेयरनेस, ठीक है। मास्टर नोड के पास एक और क्या कॉन्सेप्ट होता है, रैक अवेयरनेस का। एज वी हैव स्टडीड हियर कि हमारे जो डेटा सेंटर्स होते हैं वहां पर क्या होती है, रैक्स क्रिएटेड होती है, मल्टीपल रैक्स होती है जिसके ऊपर मशीन्स होती हैं, सर्वर्स रखे होते हैं, इन मशीन्स के ऊपर जाकर हमारा डेटा क्या होता है, स्टोर होता है, ठीक है। तो रैक अवेयरनेस का मतलब क्या होता है, और कि इसके पास इस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि कौन सी रैक में जाकर मेरा डेटा का चंक स्टोर हो रहा है। We forgot one point कि it creates the replication of 3, it works on a concept of replication of 3, मतलब each data chunk, मतलब हर एक 128 MB का जो चंक होता है उसकी 3 कॉपीज क्रिएट होती है, ठीक है, जो क्या होती है, डिफरेंट जगह पर जाकर स्टोर होती है, डिफरेंट रैक्स पे जाकर स्टोर होती है, ठीक है। कि अगर मान लीजिए कि कोई एक लोकेशन के किसी एक सर्वर पर अगर कुछ फेलियर अकर होता है तो उस हमारा डेटा जो होगा वो उससे हमारे डेटा के ऊपर कुछ हमारा डेटा उससे अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि मास्टर नोड है वो 3 रेप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट 128 MB के चंक्स बनाए और उस चंक्स की उसने क्या करी
करिए, जो 3 डिफरेंट रैक्स के ऊपर जाकर स्टोर होती है। कभी भी किसी चंक की 2 सिमिलर कॉपीज एक ही रैक के ऊपर स्टोर नहीं होगी। तो इस कॉन्सेप्ट से फायदा क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट से ये फायदा होगा कि हमारा जो सिस्टम है उसका फॉल्ट टॉलरेंस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब हमारा सिस्टम फेलियर में नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले चीज 128 MB के चंक्स बनाए, 3 एप्लीकेशन की कॉपी बनाई, और फिर रैक अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कि रैक अवेयरनेस रखी कि हाँ एक ही सिमिलर टाइप के चंक्स एक ही रैक के ऊपर स्टोर नहीं होंगे। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या करता है? मास्टर नोड हर 3 सेकेंड में एक हार्ट बीट सिग्नल को क्या करता है? जनरेट करता है। ठीक है, तो मास्टर नोड क्या करता है? हर 3 सेकेंड में एक हार्ट बीट सिग्नल को जनरेट करता है, ये चेक करने के लिए कि जो भी स्लेव नोड से वो कनेक्टेड है वो लाइव है या नहीं है, मतलब वो स्लेव नोड्स एक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज उसने हार्ट बीट सिग्नल को भेजा, लेट्स सपोज स्लेव 1 के पास भेजा, स्लेव नोड फर्स्ट के पास भेजा, अगर ये एक्टिवली वर्क नहीं कर रहा है तो ये क्या करेगा? उस सिग्नल को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। ठीक है, तो उससे मास्टर नोड को पता चल जाएगा कि ये जो स्लेव नोड है वर्क नहीं कर रहा है। तो अगर उसको यहाँ से किसी डेटा को रिट्रीव करना है तो वो यहाँ पर रिट्रीव करने की बजाय क्या करेगा? दूसरे स्लेव नोड्स पे जाकर चेक करेगा उसकी रेप्लिका के लिए, और वहां से रिट्रीव करके क्या देगा? हमें जो हमारा पूरा डेटा है उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो 3-4 चीजें पढ़ी हमने। 128 MB के डंक चंक्स होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड चीज हमने क्या पढ़ी? रेप्लिकेशन ऑफ 3 का फैक्टर काम करता है। थर्ड चीज हमने क्या पढ़ी? कि रैक अवेयरनेस का कॉन्सेप्ट होता है। और फोर्थ चीज हमने क्या पढ़ी? कि ये क्या करता है? हार्ट बीट सिग्नल्स को जनरेट करता है। ठीक है, वही जो चीजें हमने अभी पढ़ी, रैक अवेयरनेस, टास्क आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू नोड्स विद डेटा। ओके, और हाँ एक चीज और होती है, सेकेंडरी नेम नोड होता है इसके पास। देखो हमारे पास यहाँ जो मास्टर नेम नोड होता है ना, उसका एक पीए तरीके से हम कह सकते हो कि उसका एक पीए होता है जिसको हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी नेम नोड। बिकॉज जो मास्टर नोड होता है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे टास्क होते हैं परफॉर्म करने के लिए, सो इट कैन नॉट बी अवेलेबल फॉर ऑल द टास्क दैट आर बीइंग एग्जीक्यूटेड, और द फेलियर हैव समवेयर सम फेलियर हैज अकर्ड, तो हु डील्स विद द अदर टास्क? ठीक है, तो इट हैज अ पीए विच इज अ सेकेंडरी नेम नोड। ठीक है, तो सेकेंडरी नेम नोड क्या करता है कि वो रखता है 2 चीजें। क्या रखता है? पहली एफएस इमेज, और दूसरा रखता है एडिट लॉग। तो एफएस इमेज के अंदर क्या होता है? एफएस इमेज के अंदर क्या होता है कि जो भी मास्टर नोड का प्राइमरी फाइल सिस्टम होता है उसकी एक कॉपी होती है कहाँ पर? सेकेंडरी नेम नोड पे। ठीक है, अगर हमारे स्लेव नोड फेल हो गए तो हमें पता है कि हम लोग उसका रेप्लिकेशन दूसरे स्लेव नोड से ले सकते हैं, बट व्हाट अगर मास्टर नोड फेल हो गया? ठीक है, तो उस सिचुएशन को डील करने के लिए हमारे पास क्या होता है? सेकेंडरी नेम नोड होता है। ठीक है, और सेकेंडरी नेम नोड के पास क्या होता है? 2 चीजें होती है, एफएस इमेज, जो मैंने प्राइमरी फाइल सिस्टम जो होता है उसमें जो भी चीजें होती हैं उसकी प्राइमरी फाइल सिस्टम की एक कॉपी होती है जो एफएस इमेज में होती है, और सेकंड होता है हमारा एडिट लॉग। एडिट लॉग में वो सारी एंट्रीज होती हैं कि अगर मेरा मास्टर नोड कहीं और बिजी है तो मेरा सेकेंडरी नेम नोड क्या करेगा? सारे एडिट लॉग्स को मैनेज करके रखेगा, और जब भी मास्टर नोड अवेल होगा दोबारा से तो वो उसको क्या करेगा? अपडेट कर देगा विद ऑल द लॉग्स, राइट। और हार्ट बीट सिग्नल जो हमने अभी पढ़ा, तो ये इस तरह से हमारा क्या चीज काम करती है? हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। ठीक है, एचडीएफएस। चलिए, अब नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था कि ठीक है अभी हमने डील कर लिया स्टोरेज के साथ। अभी सेकंड चीज क्या पढ़नी है हम लोगों को? मैप रिड्यूस। ठीक है, मैप रिड्यूस क्या मतलब? कि प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। ठीक है, हमें स्टोरेज समझ में आ गया कि हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज बनाया है, वहां पर हमारा डेटा जाकर स्टोर हो रहा है, बट व्हाट अबाउट प्रोसेसिंग? सो फॉर द प्रोसेसिंग we use the technology which is map reduce. ठीक है, okay, the map reduce has 5 phases. The first one is input phase, split phase, mapper phase, shuffle and sort and reduce phase. ठीक है, ये कुछ phases हैं, will explain it in next slide. देखो ये है एक मैप रिड्यूस का डायग्राम। मैप रिड्यूस में क्या किया जाता है जनरली? मैप रिड्यूस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम होता है वो सिमिलर टाइप के कंटेंट्स को एक ग्रुप में क्रिएट कर देता है, और वो ग्रुप जाकर एक रैक के ऊपर स्टोर हो जाते हैं। ठीक है, तो हम जो
बात कर रहे थे ना रिडक्शन वैल्यूज की, तो वो रिडक्शन वैल्यूज हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें यहाँ से मिलती है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, इनपुट फेज। इनपुट फेज में क्या होगा, सबसे पहले इनपुट फेज में जो हमारा रॉ डेटा होगा, जो क्लाइंट हमें देगा, ठीक है, वो डेटा जो हम इनपुट करवाएंगे वो हमारा इनपुट फेज होगा, ठीक है। सेकेंड है हमारा स्प्लिट फेज। स्प्लिट फेज में क्या होगा कि हम उस डेटा को स्प्लिट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में, ठीक है। फिर होता है हमारा मैपर फेज। मैपर फेज में क्या होगा कि हम सिमिलर टाइप के डेटा को क्या करेंगे, मैप करेंगे, ठीक है, एक जगह पे कि। और शफल एंड सॉर्ट में क्या होगा कि सिमिलर टाइप का जो हमने डेटा शॉर्ट और शफल किया है उसकी हम डिग्री एसोसिएट कर देंगे, ठीक है, वो डिग्री यहाँ पर सॉर्टिंग में मिलेगी। और रिडक्शन फेज में क्या होगा कि वो रिड्यूस हो जाएगा और फिर वो हमारा आगे जाके क्या हो जाएगा, प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एग्जांपल देखते हैं कि जो हमारे पास इनपुट आया उसको हमने स्प्लिट करा, उसको हमने मैप किया, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स में, और उस मैप को हमने क्या करा, सॉर्ट किया। मतलब जो सिमिलर टाइप की, लेट सपोज इमेजेस की फाइल है तो वो इमेजेस की जगह जाएगी, उसके साथ जो आपने कैप्शन दिया, अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें तो आपने जो वीडियो अपलोड किया है वो वीडियो एक जगह जाएगा, वो इमेज एक जगह जाएगी, और उसके साथ जो कैप्शन दिया है वो अलग जगह जाएगा, और वो हमारा फाइनली जाकर कहाँ होगा, हमारे HDFS फाइल सिस्टम के अंदर जाएगा, वहाँ उसकी कॉपी क्रिएट होगी, जाकर स्टोर होगी, और फिर वहां से हम क्या कर सकते हैं, वापस लाके अपने डेटा को चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, मैप रिड्यूस वाला फेज, जिसके अंदर हमने क्या किया, इनपुट लिया, इनपुट को हमने स्प्लिट करा अलग अलग पार्ट्स के अंदर। मैपर फेज में क्या किया, हमने उसकी मैपिंग की। और शफल एंड सॉर्ट में क्या किया, हमने उनको शफल करा कि सारे सिमिलर टाइप की जगह एक एक जगह पर आ जाए। और रिडक्शन फेज में हमने क्या करा, उसकी रिडक्शन की वैल्यूज को प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो ये हमारे 5 फेजेस हैं जिसके अंदर हमारा मैप रिड्यूस क्या करता है, काम करता है, ठीक है। और फिर हमने बताया ना लास्ट में HDFS की रेप्लिकेशन क्रिएट होती है कि एक ही चंक की 3 कॉपीज क्रिएट हुई, तो यहाँ पर वो सेम की क्या कर रहा है, रेप्लिकेशन को क्रिएट करके स्टोर करवा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा यान प्रोटोकॉल। तो अब हमने प्रोसेसिंग पढ़ ली, ठीक है, हमने स्टोरेज पढ़ लिया, अब हमें बात करनी है प्रोटोकॉल की। प्रोटोकॉल में क्या होता है कि हम कैसे, हमारे पास स्टोरेज कंटेनर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, हमारे पास CPUs भी है, मतलब हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है, पर ये प्रोसेसिंग यूनिट्स आगे जाके कैसे कनेक्ट करेगी, कैसे रिसोर्स को एक्वायर करेगी, कैसे रिसोर्सेज से डील करेगी, उस चीज के लिए हम यूज करते हैं किसका, यान प्रोटोकॉल का। तो यान प्रोटोकॉल क्या होता है, येट अनदर रिसोर्स नेगोशिएटर। So what is YAN protocol? YAN protocol is yet another resource negotiator, right? In YAN protocol, we have 4 major components, right? The first one is resource manager, ठीक है, second one is node manager, third one is application master, and fourth one is containers, right? As the name suggests, what resource manager does, resource manager assign the resources, ठीक है, whenever a client requests for a resource, so resource manager, and in for the resources it asks the node manager if the resource is available or not. If the resource is available, is it assigns the resource to the client, right? Second is node managers. The node manager manages the resource uses, matlab it has the information about how many resources in use, how many resources are not in use, which resource is requested and which resource to be assigned is done by the node manager. And third one is application master. What application master does, application master requests the containers from the node manager, ठीक है, whenever request comes to the resource manager is go to the application master. Application master searches for the actual physical containers, if they are available or not, then it tells the node manager to assign the resources, then a node manager assign the resource, ठीक है। नेक्स्ट इज द कंटेनर। कंटेनर है एक्चुअल फिजिकल कंटेनर, मतलब कि एक्चुअल हमारे सर्वर है वो कहाँ पर है, कहाँ रिसाइड कर रहे हैं, वो हमारे एक्चुअल क्या होते हैं, कंटेनर्स होते हैं। होल्ड्स द कलेक्शन ऑफ फिजिकल रिसोर्सेज। हमारे पास जो एक्चुअल रिसोर्स होते हैं वो कहाँ पर होंगे, हमारे कंटेनर्स के अंदर होंगे, ठीक है। तो ये हमें 4 चीजें याद रखनी, किसके अंदर, यान प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। पहला क्या है हमारा, रिसोर्स मैनेजर,
जो क्या करता है, असाइन करता है रिसोर्सेज को। नोड मैनेजर जो किसको मैनेज करता है, नोड्स को, मतलब रिसोर्सेज को, क्योंकि हमें पता है ना नोड मैनेजर किससे कनेक्टेड होता है, हमारे एक्चुअल फिजिकल कंटेनर से कनेक्टेड होता है, राइट। एप्लीकेशन मास्टर क्या होता है, एप्लीकेशन मास्टर होता है वो मैनेज करता है किसको, वो रिक्वेस्ट करता है सारे कंटेनर्स को, वो आइडेंटिफाई करेगा कि रिसोर्स मैनेजर ने कौन से कंटेनर्स के लिए रिक्वेस्ट किया है, फिर उन कंटेनर्स को किससे रिक्वेस्ट करेगा, नोड मैनेजर से, नोड मैनेजर उसको डिटेल्स ला कर देगा और फिर वो उसको क्या करेगा, असाइन करवा देगा हमारे क्लाइंट को, ठीक है। और कंटेनर्स क्या होते हैं, एज सिंपल इट इज कि ये हमारे एक्चुअल फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। ये हमारा जो हमने अभी भी समझा ना कि रिसोर्स मैनेजर, हमारे क्लाइंट क्या करेंगे, रिसोर्स मैनेजर को बोलेंगे, रिसोर्स मैनेजर मेरे नोट्स के पास जाएगा, वहां पर चेक करेगा कि कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है, फिर एप्लीकेशन मास्टर को बताएगा कि हाँ ये वाला कंटेनर अवेलेबल है, एप्लीकेशन मास्टर उसको वापस रिसोर्स मैनेजर को देगा और फिर हमारी सारी चीजें क्या होंगी, अलोकेट होंगी, जो भी हमें डेटा या जो भी हमें कंटेनर चाहिए वो हमें क्या होगा, अलोकेट होगा, ठीक है। ये हमारा डायग्राम है किसका, यार्न प्रोटोकॉल कैसे यूज होता है हडूप में उसका, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, राइट। ये कुछ लिंक्स हैं जहां पर आप जाकर हडूप के बारे में और पढ़ सकते हैं, ठीक है। आप हडूप, अगर आप अपाचे टॉमकेट का सर्वर जो होता है वो भी इंस्टॉल कर सकते हैं खुद के सिस्टम में, बहुत सारे बच्चों ने किया भी होगा, तो हम टॉमकेट अपाचे पे जाकर खुद भी अपना सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, ओके। For thank you. That's all for today's topic, right? ओके चलो एक बार गूगल पे चल के देखते हैं कि हमें अपाचे टॉमकेट कहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपली जाना है, आप यहाँ पर टाइप करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट मिलेंगे, ठीक है। अपाचे टॉमकेट के आप यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो, लेटेस्ट वर्जन फाइंड आउट करके उसका, ठीक है। अगर आपको हडूप के बारे में और पढ़ना है तो मैंने वेबसाइट मेंशन की हुई है इसके अंदर, हमारे पीपीटी के अंदर, आप उस वेबसाइट पे जाकर भी सर्च कर सकते हो, या सिंपली आप जाकर हडूप लिख सकते हो तो आपको हडूप के ऊपर आपको हडूप के ऊपर बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेज मिल जाएंगे जहां जाकर आप पढ़ सकते हो, आप डाउनलोड भी कर सकते हो, केवल हडूप लिख के भी आप अपाचे हडूप को डाउनलोड कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स है जहां पर जाके आप स्टडी भी कर सकते हो अगर आपको फर्दर स्टडी करनी है हडूप के बारे में, ओके। आई हैव मेंशन द फ्यू वेबसाइट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच।